दोस्तों, बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में नागपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया मोहन काका थे। सभी गांववासी मोहन काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों, सुझावों को पूरी तरह मानते थे। मोहन काका की एक ही संतान थी, सीता। 1820 की उम्र में भी सीता का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी षोडशी का शर्मिलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घरवार मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। मोहन काका भी सीता के लिए आसपास के गांवों वरदेखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हों तो मैं बात चलाऊं। मोहन काका के हाँ करते ही उनके मित्र की अगुवाई में सीता का विवाह तय हो गया। सीता का पति लाखन उस समय केरला में कुछ काम करता था। लाखन देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह मोहन काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और मोहन काका ने नम आँखों से सीता को विदा किया। कुछ ही दिनों में सीता अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 2-3 महीना सीता के साथ बिताने के बाद लाखन भारी मन से केरला की राह पर निकल पड़ा। सीता ने लाखन को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 6-7 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूंगी। केरला पहुंचने पर लाखन ने फिर से अपना काम शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार सीता का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही सीता की याद आती। लाखन की यह बेकरारी दिन व दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 4 मित्रों को बताई। ये 4 उसके अच्छे मित्र थे। लाखन दिन रात अपने इन 4 दोस्तों से सीता की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता। 4 मित्र सीता के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार लाखन से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। लाखन कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। खैर, अब लाखन के 4 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे लाखन पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 4 दोस्तों ने एक दिन लाखन से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, केरला भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 2-3 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर लाखन अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारों, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में सीता के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन लाखन की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी केरला में पैदा हुए और केरला को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गवई आबोहवा का आनंद लें। लाखन तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही लाखन अपने उन 4 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जा जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार लाखन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से
उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब लाखन से राकेश ने पूछा कि भाई अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो लाखन ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। लाखन की बात सुनते ही राकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही लाखन ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर लाखन की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी राकेश के पास ही बैठ गए। अब लाखन बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। लाखन के रुकते ही राकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार लाखन, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही लाखन ने कहा कि यारो इसकी क्या जरूरत थी, पर राकेश ने हंसकर कहा कि जरूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं, तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद राकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए लाखन से कहा कि यार क्यों न भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ, हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला लाखन हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 20-25 मिनट के बाद सीता को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, सीता से वे 4 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। सीता को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब सीता ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। राकेश और लाखन के अन्य दोस्त सीता और लाखन के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। सीता और लाखन कुछ समझ पाते इससे पहले ही राकेश ने दांत भींजते हुए तेज आवाज में लाखन से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर लाखन ने भोलेपन से कहा कि राकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया था। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर लाखन की इन भोली बातों का उन 4 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने लाखन को कसकर पकड़ लिए थे और 3 सीता का चीरहरण करने लगे थे। अभी लाखन या सीता चिल्लाकर आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। फिर निवस्त्र सीता और लाखन को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने लाखन की हत्या कर दी और सीता की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 4 नरपिशाच घंटों तक सीता को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः अपनी वाली करने के बाद उन 4 ने सीता को भी मौत के घाट उतारकर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये 4 दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे सीता और लाखन के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लंठई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब सीता और लाखन घर नहीं आए तो लाखन के पिताजी ने लाखन के आने और सीता को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को लाखन और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर सीता और लाखन को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब लाखन के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि लाखन अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए केरला चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे।
आखिर केरला में लाखन कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी लाखन के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 5-6 महीने बीत गए। अब लाखन के माता पिता बिना लाखन और सीता के जीना सीख गए थे। इधर केरला में एक दिन अचानक राकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 2 महीने से राकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को राकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। राकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब राकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे होली थी। राकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहां तो राकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं राकेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं ना। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था न मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही राकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास झूठ लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि राकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं अपितु भूत ने ही किया होगा।